देखो, वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्लास 6 में जो आप लोग इतिहास या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हमारा अतीत जो भी पढ़ रहे हो और पास, ये प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास है। मतलब कि जब मुस्लिम लोगों का शासन नहीं था तब से पहले का भारत। तो आपने अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, गौतम बुद्ध महावीर के बारे में न्यू क्वेश्चंस वाला मैंने पढ़ाया था, अशोका के बारे में आपने जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, या एक दो चैप्टर में। अब हम लोग ये बात करेंगे कि उस जमाने में जो गांव होते थे वो क्या होते थे, कैसे होते थे, कितने इंपॉर्टेंट थे, गांवों का प्रशासन कैसे चलता था, क्या होता था, ये सारी बातें हम लोग को देखनी है। ये किसका नोटबुक है? ये देखिए, आज से 3000 साल पहले, सबसे पहले बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर वहां मगध एम्पायर था, पता है आप? तो वहीं बॉर्डर पर ही क्या कहते हैं, लोहे के खान मिले, मतलब कि माइंस, आयरन के माइंस। वो खुदाई करके लोहा निकाला गया, और जैसे ही वो लोहा निकला तो दो चीज बड़ी ज्यादा अच्छी हुई। एक तो खेती बाड़ी, और दूसरा हथियार बनाने के लिए जो भी मेटल होता है वो मिल गया। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य इसलिए माना जाता था क्योंकि उसी के राज्य में लोहे के खान, खान मतलब कि माइंस, माइन मतलब समझते हो ना, खुदाई, ठीक है। तो उन लोहा, उस लोहे को निकाल करके वो लोग अपने हथियार भी बना सकते थे। लोहा सबसे अधिक मजबूत होता था, हार्ड होता था। और इस साथ ही साथ एग्रीकल्चर के टूल भी बना लिए जाते थे, खेती बाड़ी के, जैसे हल हो गया, फावड़ा हो गया, खुरपा हो गया, खुदना हो गया, जो भी चीजें जरूरत होती थी। अपना ऊपर नाम और जिसका टेस्ट है वो लिख करके इसमें रखना है सब। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, देखिए तो मैंने बताया आपको, अराउंड 2500 ईयर्स अगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल। और 2500 साल पहले तक हमको एविडेंस मिलता है, जो अभी लोहे के सामान या कुछ मिले हैं, इससे पता चलता है वो 2500 साल पुराने रहे। ठीक है। इसमें कुल्हाड़ी थी, जंगलों को काट के साफ करने के लिए, प्लॉस्फियर मतलब कि जो फावड़े होते हैं उस तरह के, या वो कह सकते हैं ना, हल्के नीचे जो फाल नहीं लगाई जाती है, लोहे का लगा हुआ होता है। ट्रैक्टर में देखा है ना, लोहे के निकले होते हैं जिससे खेतों की जुताई करते हैं। आपने लकड़ी वाला हल देखा है नहीं, पता नहीं, उसमें भी इसी तरह लोहे का एक ब्लेड लगा होता है। समझ रहे हैं बात को आप लोग? तो ये सारी चीजें हम लोग को मिली है। तो इससे पता चलता है कि आयरन के टूल्स को यूज किया जाता था। किसका पेपर है अगला? उसके बाद कर हिंदी की तैयारी। तो आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर किस तरह से बढ़े, आपको समझ में आ रहा होगा? आया समझ में? लोहे के आविष्कार हो जाने के बाद, पता चल जाने के बाद, अब खेती बाड़ी के लिए जो भी टूल्स बनाए जाते थे, यंत्र बनाए जाते थे, वो लोहे के बने होते थे, जो कि पत्थर या लकड़ी से ज्यादा मजबूत और अच्छे होते थे। अब किसी भी तरह की पथरीली जमीन को या थोड़ा सख्त जमीन को भी जुताई करके उसकी प्लोइंग करके खेती बाड़ी की जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा तेजी से जंगलों को साफ करके खेत बनाए जा सकते हैं। समझ में आ रहा बात आप लोग को? अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। एक तो ये था खेती बाड़ी का ज्यादा आविष्कार हो। तुम बैठे क्यों भाई? बैठे क्यों? वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कैसे रिवाइज करोगे? अरे बोल, मुंह नहीं है तेरे पास? क्या आता है तेरे को ना? तो फिर क्यों बैठे हो? फोन क्यों दे दिया? तो तुम उसको दे के बैठे थे। ले जाओ रिवाइज कर। अगली बार से लिख के लाओगे, मैं किसी को फोन नहीं देने वाला।
देखिए, तो अब एक और तरीका था, इरिगेशन मतलब सिंचाई के साधनों का आविष्कार करते। सिंचाई के साधनों के आविष्कार का मतलब ये था कि नहरें बनाई गई, ठीक है। नहरों के द्वारा क्या हुआ कि खेतों तक आसानी से पानी पहुंचाना आसान हो गया। अब देखो, द किंग एंड किंगडम have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. अब राजा या राजा का जो साम्राज्य होगा, अरे भाई नाचते क्यों हो, या जाओ ना, एक पेज नहीं रखा जाता तुमसे, आधा घंटा लगेगा इनको पागल है। क्लास खत्म होने के बाद मरने आना कोई यहाँ पे, उससे पहले नहीं। बंद नहीं। देखिए, अब मान लो राजा के खजाने में पैसा उस जमाने में कहां से आएगा? दो ही चीज थे, या तो किसान खेती करके जो टैक्स देंगे, लगान देंगे, वो राजा को मिलता था, और नहीं तो व्यापारी अगर दूसरे जगहों से व्यापार करते थे तो फिर उससे मिलता। लेकिन उस जमाने में व्यापार भी ठीक था, उतना ज्यादा भी नहीं था, तो खेती बाड़ी जरूरी थी। अब मान लो कि खेती बाड़ी अच्छी नहीं रहे, किसानी भूखे मर जाए, खेती नहीं हो, तो राजा भी तो खत्म हो जाएगा। तो राजा ने सोचा कि अगर हमें ज्यादा फायदा कमाना है तो खेती से ही मिलेगा, एग्रीकल्चर से ही मिलेगा। तो उसने खेती या एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काम किया। पहला काम तो ये हुआ कि टैक्स को इतना ही रखा गया जितने में कि किसान दे भी पाए और भूखे मरे नहीं। दूसरा, ज्यादा अच्छा पैदावार हो, ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो, खेती बाड़ी हो, इसके लिए सिंचाई के साधन या इरिगेशन के सोर्सेस भी बनाए गए, जो कि कनाल थे। अब देखिए, कनाल, वेल, टैंक, आर्टिफिशियल लेक, मतलब तालाब बनवाए गए, तालाब खुदवाए गए, जलाशय बनवाए गए, नहरें बनवाई गई, कुएं खुदवाए गए। ये सारे काम राजा करवाता था, क्योंकि किसान नहर, इफ यू, अब देखो, अब ये जितनी भी चीजें बनाई जाती थी, ठीक है, लिख के तो लाई है ना? हाँ, लिख के लाई है ना? हाँ, तो अपना याद कर और एक शब्द भी गप न करिए, ना तो एक को टांग दूंगा छत पे और दूसरे को नाले के अंदर। अब जो नहर बनाई जाती थी या कुएं खोदे जाते थे, उसमें लोग लेबर के द्वारा, मतलब खुद से आम जनता ही मेहनत करके वो काम करते थे। फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। अब किसानों को भी फायदा था, क्योंकि अब नहर बन जाएगी, तालाब खुद जाएंगे, तो इससे क्या फायदा होगा कि अब जो अगर बारिश ना भी हो तो उससे पानी लेके खेतों को पानी दिया जा सकता है, अच्छे से सिंचाई हो जाएगी फसल की। अब ऐसा नहीं है कि फसल मरेगा, सूखे का मार झेलना या ड्रॉट से कोई भी खतरा अब नहीं रहा है, कि नहीं? फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। अब इससे ये भी फायदा था कि फार्मर जो थे, किसान जो थे, उनकी पैदावार बढ़ गई। अब एक किले में जो 10 क्विंटल गेहूं उगाते थे, अब उनके 15 या 20 क्विंटल गेहूं उग रहे हैं, तो वो टैक्स देने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी बचत भी हो रही थी। उसके साथ साथ नहर बनती थी या कोई भी चीज बनती थी, तो उसमें जो खर्च आता था वो राजा भी देता था, अपने खजाने से देता था, ताकि प्रजा का काम हो सके, और प्रजा सुखी खुशहाल रहेगी, जो पीपल लोग खुश रहेंगे तभी तो राजा का भी काम चलेगा। खुद सोचिए, अगर यहाँ सब लोग बेरोजगार हो जाए, गरीब हो जाए, खाने बिना मरते रहे, तो सरकार को टैक्स कौन देगा? सरकार कैसे जिएगी, है कि नहीं? तो हमारे आपके अच्छे आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ ऐसा तो नहीं है जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो पूछना है आपको? क्या पूछना है, बोलो। हमारे आपसे राजा के पास अभी गवर्नमेंट के पास खजाना कहाँ से है? ट्रेजरी में। हमें आप देते हैं टैक्स, उसी पे तो है ना। आपने जो कपड़े पहन रखे, जो मास्क पहन रखा है, जो बोतल ले रखा है, जो बैग बुक्स जो भी रखी है,
हर चीज पे, एवरीथिंग जो भी आप खरीद के लाते हो उस पर टैक्स लगता है, और वो टैक्स सरकार के पास जाता है और इससे उनका खजाना बनता है। देखिएगा, who lived in the villages, गांव में रहते कौन थे? अब गांव में ब्रह्म पिशाच तो रहेंगे नहीं, भूत प्रेत, किसान गांव के लोग रहते थे। देखिएगा, गांव में 3 तरह के लोग रहते थे, ठीक है, मतलब एक सींग वाले एक पूंछ वाले ऐसा नहीं, आदमी थे लेकिन वो 3 टाइप के थे। अब देखो वो किस तरह से थे। अगर तमिल की बात करें, तमिलनाडु के, क्या हुआ, क्या? अरे नमूने जल्दी कर और मेरा मुंह मत खुलवा, नहीं तो मेरा पाइप खुल जाएगा। तो तमिलनाडु में जो अभी राज्य है उधर की अगर बात करें तो वहां देखिए क्या होता था। जो लैंड लॉर्ड होते थे, मतलब कि बड़े बड़े किसान जो जमींदार होते थे, समझते हैं ना, जमींदार जिनके पास बहुत सारे किले, बहुत ज्यादा जमीन, उसको वेल्लार कहा जाता था। वेल्लार, जमींदार, ये तमिल वर्ड है, ठीक है ना। तो वहां पे गांव में तमिलनाडु में जो बड़े जमींदार होते थे उनको वेल्लार कहा जाता था। ऑर्डिनरी प्लोमेन, मतलब जो छोटे मोटे एवरेज किसान थे, थोड़े बहुत जमीन थी, उनको उजवार कहा जाता था। उजवार, ठीक है, उनको उजवार कहा जाता था। वेल्लार वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। उजवार जो कि छोटे मोटे किसान होते थे। एंड लैंडलेस लेबरर, जिनके पास बिल्कुल जमीन ही नहीं होती थी, दूसरी की खेतों पर मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? एक तो बहुत बड़े किसान जो जमींदार थे, उसको वेल्लार कहा जाता था। हिंदी इंग्लिश में एक ही है। जो छोटे मोटे किसान थे जिनके पास, किसका फोन, जिनका थोड़ा बहुत मतलब कि खेत उत होता था, मिडिल क्लास के जो भी होते थे, उनको उजवार कहा जाता था। और जो लैंडलेस लेबरर थे, मतलब भूमिहीन किसान, भूमिहीन मजदूर, कुछ भी जमीन में नहीं था उनके पास, केवल मजदूरी करते थे और खाते थे, उनको, जिसमें कि दास भी आते थे, जो गुलाम होते थे ना, स्लेव्स, वर नोन एज कडिसियार और अदमियाई, ठीक है, अदमियाई या कडिसियार, ये उनको कहा जाता था। आप लोग को मैं ये सर्कल कर देता हूँ, 3 वर्ड याद रखिएगा, ये आपको पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये तो बात होगी साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की। बुक देना जरा। पागल हो, कौन सा बोल रहे हैं, कौन चैप्टर निकाल के बैठे हो, दिमाग नहीं क्या है ये? 6 क्लास में है ना, तो हम कुछ क्लास का पढ़ाने लगे। मैं 7th क्लास का पढ़ा रहा हूँ क्या? अरे चैप्टर 8 पढ़ना, नहीं नहीं वही इसमें से कैसे ही हो सकता है। ये है, लाइए। हेलो, हाँ भाई। सर आप कह रहे थे कि बुक की वे भेज दोगे क्वेश्चन प्रिंट निकालने के लिए? किसका निकालने के लिए बेटा? प्रिंट निकालने के लिए क्वेश्चन, वेट निकालने के लिए। प्रिंट निकालने के लिए कह रहे थे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, ओके ओके ओके, समझ गए समझ गए, अभी भेज दे। ये देखो, ये नाम है सर, देखिए। देखो, तो साउथ इंडिया में तो आप लोग समझिए कि किसको क्या कहा जाता था, वो नाम लिख रखा है हिंदी में भी, ठीक है ना। तो
अब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि अभी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार जो हम लोग का नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर किस तरह से गांव में लोग क्या क्या थे और कौन कौन रहते थे। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज बीन नोन एज ग्राम और भोजक। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो गांव का मुखिया या हेड होता था उसको ग्रामक या ग्राम भोजक भी कहा जाता। ठीक है, ग्राम भोजक, 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 हाँ, भोजन में न हटा के क लगा दे। मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड, यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट was hereditary. The grama bhojak was often the largest land owner. अब जो अगर एक आदमी अगर मुखिया हो गया तो फिर उसका बेटा मुखिया होगा, फिर उसका बेटा मुखिया होगा या हेड होगा, गांव का सरपंच होगा, वही ये पोस्ट जन्म से मिलता चला जाता था। बात समझ में आ रही है आप लोग को। दूसरी बात, ये ग्राम भोजक जो होता था उस गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था या लैंडलॉर्ड होता था, उसके पास गांव में सबसे अधिक संपत्ति होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, जमीन होती थी। समझ में आई बात आप लोग को। आगे, ग्राम भोजक उस गांव का हेड होता था नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, और उसके पास उस गांव की सबसे अधिक जमीन या जायदाद। ठीक है, generally he had slaves and hired workers to cultivate the land. Beside, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. Don't talk. गांव में सबसे अधिक ताकतवर वही आदमी था, वो खुद से खेती नहीं करता था, वो बहुत अपने अंदर नौकर भी रखता था, गुलाम भी रखता था, और छोटे मोटे लोग जिनके पास लैंडलेस लेबरर थे, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, उनको कुछ पैसे देके, अनाज देके उनसे खेती करवाता उसे। हेलो, हाँ, ये जो पढ़ा रहे थे इसी का है पीडीएफ। हाँ हाँ, ब्लर है। अरे बेटा वो बुक मेरे पास है नहीं ना, कोई ना, कल कर ले, अभी तो ऐसे भी टेस्ट नहीं है इसका। अभी आओगे ना तो मैं जिन चैप्टर नहीं उनको बुक एक साथ आज हम लोग पीडीएफ बना लेंगे। आज तो इस चैप्टर का थोड़ी है, आज किसका था भाई टेस्ट देखना जरा 8 क्लास में। हाँ, ट्रेड टू टेरिटरी, तो उसके तो क्वेश्चंस पहले भेज रखे हैं ना, उस पूरा सॉल्यूशन भेज रखा है सब। बेटा उसका क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, क्वेश्चन के साथ ही आंसर है ना उसमें। ट्रेड टू टेरिटरी, अच्छा हाँ, तो देखिए, तो जो ये ग्राम भोजक होता था या गांव का जो हेड होता था नॉर्थ इंडिया में, एक तो गांव का सबसे अधिक प्रॉपर्टी वाला आदमी होता था, सबसे अधिक जमीन जायदाद उसके पास होती थी, खुद खेती नहीं करता था, जो नौकर वोकर होते थे उनको से खेती करवाता था या छोटे मोटे किसानों से। अब गांव में सबसे बड़ा हेड था, सबसे ताकतवर आदमी था, तो राजा भी कह देता था इसी को, ये जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता था कि तुम्ही को पूरे गांव से टैक्स वसूल करके देना है। गांव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये जज का भी काम करता था, न्याय दिलाने का भी काम करता था। पंचायत लगती थी ना पहले, ये पुलिस का भी काम करता था। अगर गांव में थोड़ा बहुत कोई ज्यादा ऊंचा बोल रहा है, कॉलर पकड़ के खुट्टी पे टांग देता था। मैंने समझ रहे हैं ना, ऐसा मैंने डोले चमकीले डोलों का कमाल। देखिएगा, यहां तक समझ में आया? मजे से पढ़िए। जो वर्ड्स मैंने आपको ग्राम भोजक ये जो बताया है, ठीक है ना, जब 12वीं करने के बाद कंपटीशन में कुद्दी मारेंगे आप लोग, तो ये सारी चीजें पेपर में, ठीक है। तो बोझ मत समझिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को, अगर जिंदगी में कुछ करना है। सब मिक्स। Apart from the Gram Bhojak, there were other independent farmers known as Grihapati. Most of
whom were smaller land. अब ग्राम भोजक तो गांव में सबसे अधिक शक्तिशाली होता था। अच्छे से बैठो ना, ऐसे मैडम के पास करते हैं स्कूल में, तो यहाँ क्यों करते हैं? तो मत करो ना, हम कर रहे हैं इस तरह तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे, क्या तुम चिंता कर रहे हो? तो ग्राम भोजक गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी होता था, प्रॉपर्टी वाला आदमी होता था। उसके बाद गांव में जो सेकंड नंबर पे जो लोग होते थे, जिनके पास भी जमीन होती थी, अच्छे खासे किसान होते थे, लेकिन उतने बड़े नहीं, मिडिल क्लास के, मतलब कि बीच वाले किसान जो होते थे, उनको गृहपति कहा जाता था। गृहपति, ठीक है, पहले पता नहीं पति ही होते थे क्या। मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, छोटे मोटे जमीन के मालिक होते थे, ज्यादा नहीं। जैसे मान लो कि ग्राम भोजक के पास 200 या 500 किले जमीन है, तो इसके पास मान लो 20 या 25 किले, ठीक है। इस तरह से 20 और 25 किले भी कहने पर ना बच्चों की आंखों में बल्ब जल जाता। 20-25 किले, 1 अरब रुपया, देखो। एंड देन there were men and women such as the Das Karmakara who did not own land and had to earn a living working on the field owned by others. तो आपने समझ लिया, एक तो ग्राम भोजक जो उस गांव का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला आदमी, सबसे अधिक पावर और ताकत वाला आदमी होता था, उस गांव का हेड होता था, मुखिया या सरपंच समझ सकते हैं। वही पूरे गांव से टैक्स वसूल करके, कलेक्ट करके राजा को पहुंचाता था। वह अपने से खुद से खेती ना करके नौकर रख के खेती करवाता था। वही वहां का जज था गांव का, और वही वहां का पुलिस। उसके अलावा जो छोटे किसान थे उसको गृहपति कहा जाता था, इनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती थी। और तीसरी कैटेगरी वो होती थी जिनके पास बिल्कुल भी अपनी जमीन नहीं होती थी, जिनको कि सेवक, दास या कर्मकार कहा जाता था, और जो अपना पापी और मोटा पेट पालने के लिए दूसरे लोगों की जमीन पे काम करते थे। अंडर नहीं, हाँ बिल्कुल, मतलब पैसे उसको मिलते थे, खाने को मिलता था, उसके बदले काम करता था। In most villages there were also some craft persons such as the blacksmith, potter, carpenter and गांव में इनके अलावा लुहार भी होता था, बढ़ई भी होता था, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला भी, कपड़े बुनने वाला, ये सब लोग भी। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, क्या ये साइंस का क्लास है। इसमें डालो ना, वो कहाँ चला गया? देखिए आएगा भी या नहीं आएगा? देखो, हर डीएसपी, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस वाले पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो जरा ध्यान दो। अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, तमिलनाडु का नाम सुना है आप लोगों ने? तमिलनाडु की लैंग्वेज तमिल होती है, वो लोग तमिल बोलते हैं, इस तरह से, वो ना ये जबड़ा तोड़, जीभ तोड़, बातें नहीं करनी है बेटे, आप लोगों को बता रखा है। उसके बाद उन लोगों ने जो सबसे पहले तमिल में जो बुक्स लिखी गई या जो ग्रंथ लिखे गए, वो क्या, उसको संगम कहा जाता था। हिंदी और इंग्लिश में किया संगम। उस लिटरेचर को, तमिल लिटरेचर को क्या कहा जाता था? संगम। तमिल लिटरेचर मतलब की किताब,
लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 2300 years ago. 2300 साल पहले, 2300 years ago, इतने 2300 साल पहले की बात है। तमिल में किताब लिखी गई जिसको कि संगम साहित्य या संगम लिटरेचर कहा जाता है। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangam of poets that were held in the city of Madurai. तमिलनाडु में मदुरई एक शहर है, बहुत पुराना शहर। वहां पर पूरे तमिल बोलने वाले जो बड़े बड़े विद्वान थे, समझ रहे हैं, बड़े बड़े जो लेखक विद्वान जो नोबल थे, वो लोग इकट्ठा होते थे, एक साथ बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, और वहीं पर इन लिटरेचर को लिखा गया था। ठीक है, इसीलिए इन साहित्य को या लिटरेचर को संगम साहित्य कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? बोरिंग लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तमिल लिटरेचर जो सबसे पहले लिखी गई थी, किस नाम से लिखी गई थी? संगम। क्लियर है ना? खोपड़ी में डाल लीजिएगा। The Tamil terms mentioned above are found in संगम लिटरेचर। और ये जो तमिल में जो भी मिलती है वो संगम साहित्य से ही मिलती है। आगे चलते हैं। आज तो नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर, क्योंकि मैं लाइन वाइज समझा रहा हूँ। क्योंकि कहानी हो तो किसी भी तरह समझा दो, कहानी नहीं है ना, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम लगता है, कल खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी हम कहाँ करा कौन है? 10 मिनट में तो बेटे हम लोग 10 ग्रह खत्म कर देंगे, वो तो 8 ही है। देखिए, finding out about cities, stories, travelers, culture and archaeology। पहले जमाने में, आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले कोई शहर था, कैसे पता लगाएंगे? उसको कैसे कहा जा सकता है ये इतने साल पहले शहर था, या यहाँ पर ये शहर रहा होगा, है ना? तो इसको पता लगाने के लिए जो कहानियां होती हैं उसको सुनते हैं हम लोग, स्टोरीज। दूसरा, जो भी यात्री आते थे विदेशों से यहाँ पर, वो यहाँ पे भारत के ऊपर किताब लिखते थे। उनकी लिखी गई किताबों को या बुक्स को पढ़ करके भी हम लोग पता लगा सकते हैं। स्कल्पचर मतलब जो मूर्तियां बनाई जाती थी, उससे पता लग सकता है। और साथ ही साथ आर्कियोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व, जमीन खोद करके उसके अंदर दबे हुए कोई शहर या किसी चीज का जो एविडेंस या प्रमाण होता है, सबूत, उसको निकालने से भी पता चल जाएगा। मान लो यहाँ पर अगर कंझावले में खुदाई हो और वहां से मिट्टी के बर्तन, घर के बिल्डिंग के दीवार वार सब मिलने लगे, तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ पर कोई ना कोई बहुत साल पहले कोई शहर रही होगी। ठीक है, लेकिन कितने साल पहले रही होगी उसका तरीका बताएं। इसको उधर ही लेके जाओ मेरे सामने से, इसी में डलवा के ले आना, जाओ। और दूसरे सेकंड नहीं देखने का मन करता। देखो, काय इसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है भाई, बैठाओ ना उसको। कौन? तो करो, मैंने कुछ कहा? मुंह बंद करके नहीं, मुंह से होता है रिवाइज क्या? तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? पूछो उसे, कोई दिक्कत है तो। नोटबुक से रिवाइज करना, नोटबुक ले जाकर रिवाइज कर लो। एक कहानी है छोटी सी, द क्लेवर पुअर मैन, एक चतुर गरीब आदमी, चालाक। देखिए, एक समय की बात है। देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी। गरीब आदमी रहता है और शहर में रहता है, चालाक रहता है। His only resource was a dead rat। उसके पास एक चूहा, उसके पास एक ही चीज होती है, वो खटा हुआ, वो मरा हुआ चूहा होता है।
He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. ठीक है, अब वो क्या करता है, उधर ही लेके जाओ ना, अभी बहुत होंगे, उधर ही रखो इसको. He started off by selling, वो उसको बेचता है ताकि it for a coin, उस मरे हुए चूहे को वो बेचता है ताकि उसको कॉइन मिल सके, सिक्का मिल सके. और सिक्का मिल सके तो क्या करेगा, भाई 4th 5th ये लाइन खाली करके इधर आओ, दीदी लोग को बैठने दो, उठ के आ जाओ उड़ते हुए, ना उड़ सको तो चल के आ जाओ. अरे 2 दीदी है तो पूरी दुनिया क्यों आ रही है, चलो ठीक है सभी के सारे उधर ही हो जाओ. जब मरे हुए चूहे को बेच के वो एक सिक्का लेना चाहता था ताकि अपनी बिल्ली के लिए होटल ले सके, एक कॉइन कमाना चाहता था कि कॉइन मिल जाएगा और उसको दे करके अपनी बिल्ली के लिए होटल में कमरा ले सके. Then one day there was a storm. एक बात दिन की बात है. हिमांशु बेटे लास्ट बार बोल रहे हैं, इरिटेट मत करो, मेरा दिमाग बहुत खराब है, अगर किसी की आवाज आई तो जान से मार दूंगा. एक दिन की बात है, एक बहुत तेज तूफान आता है. The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to how to clear the mess. ठीक है, राजा का जो बगीचा होता है, गार्डन होता है, चारों तरफ पत्तियों डालियों से एकदम भरा पड़ा रहता है. और जो गार्डनर रहता है, बागवान जो रहता है, वो सोचता है भाई अब कैसे इसको हटाएं, इतने कूड़े को, गंदगी को, बड़ी समस्या हो गई. The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. The garden agreed at once. वो यंग आदमी जो लड़का रहता है वो कहता है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त, ये जो लकड़ियां या जो भी झाड़ियां मिलेंगी ना, इसको हम रखेंगे. दिमाग खोज रहे हो, यहाँ होता है. The young man rounded up all the children who were playing with an offer of sweet for every stick and leaf that they could collect. In no time, every scrap had been neatly piled near the earth entrance. Just then, the king's porter was on the lookout for fuel with which to bake his pots. So he took the whole lot and paid the young man for it. हुआ क्या, उस यंग आदमी ने क्या किया कि छोटे बच्चों खेल रहे थे, उनको बोला ना भाई, हर जितनी भी लकड़ी या पत्ते तुम लोग उठा के खत्म करोगे तो हर बच्चे को मैं स्वीट्स खिलाऊंगा. ठीक है, आराम से बैठ के वो आराम से तमाशा देखता रहा. वो आदमी, सारा गार्डन साफ हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया. राजा का जो पॉटर था, मतलब कि जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, उसको मिट्टी पकाने के लिए ईंधन चाहिए ना, लकड़ी उकड़ी या कोयला. बोला भाई ये लकड़ी दे, तो यंग मैन बोला कि ठीक है तुम ले लो, हमें पैसे दे दो इसके बदले, और उसको पैसे मिल गए यंग मैन को. समझ में आ रहा है बात? और यंग मैन नाउ थॉट, निहांशु, our young man now thought of another plan. He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. They were pleased and said, "You have done us a good turn." जाओ. Our young man now thought of another plan. उसने एक और प्लान सोचा. उसने क्या किया, एक जार भर के पानी सिटी के गेट पे रख दिया. आप लोग से पूछ लिया ना मैंने एमसीक्यू. ठीक. And offer water to 500 grass cutter. और बोला कि ये पानी जिसको चाहिए वो 500 ग्रास कटर जो होता है उसके बदले में दे दूंगा. They were pleased and said, "You have done us a good turn. Tell us, what can we do for you?" He replied, "I will let you know when I need your help."
He then made friends with the traders. One day, the traders told him, tomorrow a horse dealer is coming to town with 500 horses. Hearing this, our young man went back to the grass cutter. He said, please give me a bundle of grass each and don't sell your grass till mine is sold. They agreed and gave him 500 bundles of grass. When the horse dealer could not buy grass everywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. कैसे पैसे उसने कमाए दिखाना मेरे को पैसे कंफ्यूजन देखिए किया क्या एक बहुत बड़े ड्राम में पानी भर के रखा उसने सिटी मैंने कि शहर के गेट के पास और घास काटने वालों को पानी पिलाया जो घास काट रहे थे घास काटने वालों ने बोला भाई थैंक यू अच्छा काम किया आपने मैं बहुत एहसानमंद हैं आपके तो देखिए उसके बाद क्या होता है कि तुम बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं घास काटने वालों ने बोला कि तुम यार इतना अच्छा काम किए हो तो तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं उसने कहा मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है एक व्यापारी से दोस्ती की उस व्यापारी ने कहा कि 500 घोड़ों को लेकर के एक व्यापारी आ रहा है ठीक है शहर में आएगा उसको यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि तुम सब एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए ठीक है तब तक अपना घास मत बेचना जब तक मैं ना बेचूं उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए सबने एक एक गट्ठर दिया जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने उस युवक को घास 1000 सिक्के में खरीदी समझ में आई बात तो देखो किस तरह से उसने पैसे कमाए एक मरा हुआ चूहा लेके घूम रहा था और देखो कितना कितना क्या क्या कर दिया उसने इसको कहते हैं बुद्धि ठीक आज इतना ही कल आगे करें आप लोग पीछे जाके टेस्ट दीजिए 7th क्लास आ गई फोन नहीं मिलेगा घर से लिख के क्यों नहीं लाते या फोन क्या दुकान